जीवन रूपी रथ को कैसे चलाना है। तो महारथी बनो, महान रथी, जीवन को बहुत अच्छे से चलाओ। दक्ष, एफिशिएंट बनो, कार्यकुशल, गुड एट वर्क, कार्य में कुशल बनो। आज की डेट लेक्चर नंबर 81 रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम तुमने बनाया था। हमारी बात हुई थी, दोबारा बनाएंगे। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, रीड्रॉ करो उस डायग्राम को। ऑब्जेक्टिव अपर्चर में छोटा, आईपीस कंपैरेटिवली बड़ा, सेंटर लाइन, ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेड बाय O, आईपीस रिप्रेजेंटेड बाय E, principal axis, optic centers C1 and C2, principal focus। देखो कितनी स्पीड में तुम काम कर सकते हो। कैपिटल F सबस्क्रिप्ट हो, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। FE capital F, object is placed beyond the focus, या यूं बोले near to the focus but after the focus, फोकस के पास पर फोकस के बाद। ऑब्जेक्ट OB, एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन FO से पास होगी। मुझे पहले से अंदाजा लगाना है कहां मिलाना है। मैंने यहां पर खींचा, दूसरी रे जो C1 से जाएगी उसको यहीं मिलाना है, यहीं पर इमेज बनानी है। दूसरी रे जो C1 से जाएगी, जरूरत पड़ने पर उसको घुमा सकते हैं थोड़ा सा। रे डायग्राम बना लो। अरे भाई, इनको जो जानता हो बाहर चले जाओ। यहाँ पे प्रेजेंट है कोई, तुम अंदर आओ ना, यहाँ पे देख लो। नहीं दिख रहा है तो फिर मैं हेल्पलेस हूँ। एक रे में एक एरो, दूसरे रे में दो एरो। इन्वर्टेड इमेज IN, ऑब्जेक्ट हाइट H डैश, इमेज की हाइट। ये इमेज IM ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी आईपीस के लिए। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। दूसरी रे C2 से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जहां मिलेंगी, मिलती हुई लगेंगी। इन्वर्टेड इमेज हाईली मैग्नीफाइड, चाहे वो तुम्हें लेंस के पहले मिले चाहे लेंस के बाद में, डजंट मैटर। I dash M dash, height H double dash. The angle subtended at the eyepiece, it is
बीटा, अल्फा दिखाई नहीं दे रहा तो अल्फा के लिए अलग से एक डायग्राम। सारा तामझाम हटाकर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अगर आप देखते हैं तो आंख पर जो एंगल बनेगा बिना माइक्रोस्कोप के, अनएडेड आई, हमें मिनिमम डिस्टेंस डी पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तभी हम फोकस कर पाएंगे। दिस इज अल्फा, ये रहा। उसमें अल्फा कब मिलेगा? जब इसको हटा देंगे, वहां आंख रहेगी, ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहां रहेगी, अल्फा बनेगा। वेरियस डिस्टेंसेस मार्क करेंगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस यू, फोकल लेंथ छोटा है, सब्सक्रिप्ट हो, इमेज की डिस्टेंस वी हो, length of the microscope tube L। इसमें प्रॉब्लम अलग से रेफरेंस साइड में मेंशन कर देना, अगर हम टाइम देना चाहते हैं उसको कोशिश करना। एनसीईआरटी पढ़ना, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, पैराग्राफ दिया हुआ उसको पढ़ना, पीछे क्वेश्चन है उसको करके सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी देख सकते हो। नीचे वाले डिस्टेंसेस यूई, एफई, वीई इक्वल टू डी 25 सेंटीमीटर। इसके डेढ़ नंबर 1.5। रिमेनिंग डेढ़ नंबर के लिए डेरिवेशन मैग्नीफाइंग पावर या फिर कह सकते हो एंगुलर मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन इज नॉट नीडेड, सेम डेफिनेशन वैलिड है, सिंपली हम लिखेंगे m थीटा, m सबस्क्रिप्ट थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, सिमेट्री है, बीटा अपॉन अल्फा ही चलेगा सब जगह। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। हाउ मच इज 10 बीटा दिख रहा है? h डबल डैश डिवाइडेड बाय d, 10 अल्फा h डिवाइडेड बाय d। इस डायग्राम से d get cancelled, so we get h डबल डैश अपॉन h। मैं जानना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव का कंट्रीब्यूशन कितना, आई पीस का कंट्रीब्यूशन कितना, वो जानने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं h डैश से, डिवाइड करता हूं h डैश से, रीअरेंज करके लिखता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं h डैश अपॉन h इनटू h डबल डैश अपॉन h डैश। इस एक्सप्रेशन को देखकर तुम्हें फील आएगा कि ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन ही है, उसका एक फॉर्मेट है। तो विद स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर हो जाता है। ये है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, ये लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं m सबस्क्रिप्ट o इनटू m सबस्क्रिप्ट e। ये सबसे छोटा डेरिवेशन है, बट अच्छा वैलिड है, सबसे बड़ी बात है छोटा है, वैलिड है, आसानी से समझ में आने वाला है। किसी रिफ्रेशर के चक्कर में पड़े समझ में नहीं आएगा, वो ऐसा घुमा देंगे उस डेरिवेशन को। हमारे टाइम की रिफ्रेशर्स अलग हुआ करती थी, किताब पढ़ के समझ में आ जाता था, टीचर की जरूरत नहीं होती थी, किताब से ही पढ़ लेते थे बच्चे। आजकल जो रिफ्रेशर आती है वो टीचर ओरिएंटेड होती है, बुक्स जितने भी आते हैं, बुक से पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसको समझने के लिए अलग से ट्यूशन की जरूरत है। तो फिर अलग अलग टीचर अलग अलग तरह के बुक्स रिकमेंड करते हैं। अब वो बुक्स तुम्हें तभी समझ में आएंगी जब टीचर से भी पढ़ो, या तो उसी टीचर से जिसने लिखी है, और नहीं तो
किसी और टीचर से जो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी समझ। मार्केटिंग का जमाना है, मार्केटिंग सब जगह कॉमर्स घुस गई। तो MO इज हाउ मच? हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ट्रायंगल, इमेज ट्रायंगल, फैमिलियर है। ऑब्जेक्ट ट्रायंगल OC1B, ये वाला एंगल, इमेज ट्रायंगल C1MI। सिमिलर है तो H डैश अपॉन H को मैं लिख सकता हूं VO अपॉन U। साइन कन्वेंशन इन्वॉल्व करूंगा तो माइनस U, बट MO इक्वल टू माइनस VO अपॉन U एंड ME। ये ऑलरेडी हम कर चुके डेरिवेशन, डायरेक्टली रिजल्ट यूज करेंगे। तुम अगर इसको ध्यान से देखो आईपीस को, तो ये क्या कर रहा है? आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। सिमिलर डायग्राम तुमने बनाया था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, उसको उल्टा है। नियर पॉइंट पे बना रहा है इमेज, तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर भी उतनी होगी जितनी उसकी थी 1 + d अपॉन FE। अगर ये डेरिवेशन 5 नंबर में पूछते हैं, जैसा कि नहीं पूछा जाता, तब तुम्हें इसका डेरिवेशन देना है। 3 नंबर में पूछा है तो इसको डायरेक्ट लिखना है, इसका डेरिवेशन नहीं देना, रेफरेंस देना है। दोनों का रेफरेंस, ऊपर वाले का रेफरेंस राइट एंगल ट्रायंगल OC1B सिमिलर टू राइट एंगल ट्रायंगल C1MI। यहां रेफरेंस देना है as eyepiece is acting। eyepiece की जगह आई लेंस पे लिख सकते हो एक ही बात। eyepiece is acting as magnifier, as eyepiece is acting as magnifier in near point adjustment। eyepiece is acting as magnifier in near point adjustment। रिजल्ट हमारे सामने है 10 m सबस्क्रिप्ट थीटा इक्वल टू माइनस VO अपॉन U टाइम्स 1 + d अपॉन FE। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है आपको? इमेज विल बी इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उल्टी इमेज। कई बार ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं होता। अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब के टर्म्स में दिया होता है। आल्सो अजम्पशन लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? नियर टू द फोकस। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली FO लिख सकता हूं, फोकल लेंथ के बराबर। ऑब्जेक्ट U इक्विवेलेंट FO एंड VO इक्विवेलेंट। इमेज जो है आईपीस के बिल्कुल पास बन रही है, तो मैं VO को अप्रोक्सीमेटली L लिख सकता हूं। फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, m सबस्क्रिप्ट थीटा इक्वल टू माइनस L अपॉन FO टू 1 + d अपॉन FE। साथ में तुम्हें ध्यान में रखना है, एडवांस में या मेंस में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इट विल गिव अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। एडवांस में रिक्वायर्ड है कि तुम इनिशियल अप्रोच से जाओ। इनिशियल अप्रोच का मतलब तुम पहले इस लेंस को डील करो इंडिविजुअली, क्योंकि एडवांस के सिलेबस में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं। अगर वहां क्वेश्चन आता है तो लेंस वाइज जाना पड़ेगा कि पहले लेंस ने इमेज कहां बनाई, वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, अब वो दूसरे लेंस इमेज कहां बनाएगा। पहले ने कितना मैग्नीफाई किया, दूसरा कितना मैग्नीफाई करेगा, टोटल मैग्नीफिकेशन दोनों का प्रोडक्ट। इनिशियल अप्रोच बोर्ड में इसे यूज करो। तो 3 नंबर का डेरिवेशन खत्म, लाइन खींच दो। नेक्स्ट ये था नियर पॉइंट, दूसरा होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर तुमने ए लिखा था तो बी और 1 लिखा था तो 2। नियर पॉइंट के बाद नेक्स्ट है नॉर्मल एडजस्टमेंट।
ब्रैकेट में कौन सी आई? रिलैक्स्ड आई, आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा, रिलैक्स्ड आई। जितनी जगह इसमें लगी है उतनी जगह खाली छोड़ो, एंड में आ जाओ। जहां तुम एंड में आ गए वहां रिजल्ट की बात करते, सीधे रिजल्ट लिखना है, ये वाला। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिक्ट करो, पहले प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट डायग्राम देखो। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो फाइनल इमेज कहां पर? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब? जब ये इमेज फोकस पे हो। तो सोच के बताओ, ये जो ट्यूब की लेंथ है इसको बढ़ाएं या कम करें, यानी इस लेंस को पीछे खिसकाओ या आगे। अगर तुम कहते हो आगे खिसकाओ तो एफ और इधर जाएगा, सिर्फ फायदा नहीं होगा। हम तो ये चाहते हैं कि ये जो आई है वो एफ से कोइंसाइड करे। ऑब्जेक्टिव ने अपना काम कर दिया, उसने इमेज बना दी, उसमें इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब अगर मैं इसको पीछे खिसकाता हूं, यानी लेंथ को बढ़ाता हूं, तो अगर मैं इसको पीछे खिसकाता हूं तो एफ धीरे धीरे आई के पास आकर आई से कोइंसाइड करेगा। जैसे ही आई से कोइंसाइड करेगा ये इमेज चलेगी इसके फोकल प्लेन में। मैं तो यहां समझा रहा हूं, ये पता नहीं कहां देख रहे हैं, और अलग खा रहे हैं अपने। देखो अगर खुशकी आ रही है इस टाइम पे मौसम में, क्या हो रहा है? नाक भी सूख रहा है, होठ भी सूखेगा। इसका सॉल्यूशन है, ये सरसों का तेल इस्तेमाल शुरू करने का समय आ गया है। शुद्ध सरसों का तेल लो, सुबह शाम जब भी तुम्हें खुशकी लग रही है, एटलीस्ट नहाने के बाद तो लगाना ही है। कहाँ कहाँ पे लगाना है? हाथ में करीब चौथाई चम्मच सरसों का तेल कंज्यूम होना चाहिए पूरा, अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो। ये तो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। नाक में इधर इधर दोनों साइड अच्छे से लगाओ। उसके बाद अगर तुम चाहते हो होठ ना सूखे तो नाभि के अंदर लगाओ, ठीक है। और उसके बाद सर्दी से बचाव चाहते हो तो कनपटी पे लगाओ, ठीक है। यहां कान पे लगाओ, दोनों साइड। थोड़ी सी छाती पे मालिश करो, सर्दी में नहीं लगेगी। तो सरसों के तेल का उपयोग का समय आ गया। अब इट इज अप टू यू, तुम बीमार पड़ना चाहते हो या स्वस्थ रहना चाहते हो। मेरे पिताजी रोज योगासन प्राणायाम करते हैं, सुबह 12 बजे तक एकदम सही थे। कल ज्यादा एक्सर्शन उन्होंने लिया, कुछ काम वाम ऐसा किया, आज 3 बजे चिकनगुनिया हो गया। चिकनगुनिया फैल रहा है ना, बुखार। तो बहुत सारी बीमारियां फैल रही, कभी भी किसी को भी हो सकती। इसलिए हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें। यहां पर मैं बता रहा था तुमको कि चेंज क्या होगा, इसको पीछे किसका है, लेंथ को बढ़ाएं। जैसे ही एफ आई से कोइंसाइड करेगा, ये जो रेज है अभी तक तो इंटरसेक्ट कर रही थी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इनके बीच दूरी बढ़ते बढ़ते पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहां पर मिलेगी? इंफिनिटी पर मिलेगी। तो इमेज विल बी एट इंफिनिटी। तो जब ये इंफिनिटी पर मिलेगी तो ये आईपीस जो काम कर रहा है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले मैग्नीफायर की तरह काम करेगा। इसने तो कोई चेंज किया नहीं, इसका मैग्निफिकेशन तो उतना का उतना। तो जो चेंज आएगा यहाँ पर, कहाँ चेंज आएगा? ये तो सेम रहेगा, -L/F या -V/U। इसमें चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? प्रेडिक्टेबल है, हाँ, एक हट जाएगा, 1 हट जाएगा। तो ये अपने आप करना है तुमको, रे डायग्राम अपने आप बनाना है, डेरिवेशन करना है, रिजल्ट निकालना है। मैं कुछ नहीं करवा रहा, इंडिपेंडेंट बनो। नेक्स्ट हेडिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पढ़ेंगे। अच्छा, होता क्या है एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी अगर सवाल 10 बार आ रहा है तो 10 बार में से 9 बार क्या पूछेंगे? माइक्रोस्कोप के लिए नियर पॉइंट, टेलीस्कोप के लिए नॉर्मल। कोई एक बार चांस है कि माइक्रोस्कोप के लिए नॉर्मल या टेलीस्कोप के लिए पूछ लें नियर पॉइंट। तो टेलीस्कोप
क्या काम आता है? दूर की चीज को पास लाता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी चीज को बड़ा करता है। तो पेज के हेडर पर स्टेटमेंट लिखो, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज while telescope resolves, R-E-S-O-L-V-E-S, resolves, टेलीस्कोप रिजॉल्व करता है। रेजोल्यूशन कब बढ़ता है? जब पास से देखते हैं, दूर से देखते हैं रेजोल्यूशन इज पुअर। तो चुटला है ना, दूर से देखा तो दो आलू उबल रहे थे, पास जाके देखा तो दो गंजे उछल रहे थे, ऐसा चुटला है ना। तो रेजोल्यूशन मैटर्स। मैं यहाँ पे अगर दो डॉट लगाता हूं तो जो पास से देख रहे हैं उनको दो दिखेंगे, जो दूर से देखेंगे उनको दो की जगह सिर्फ एक दिखेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है 10x, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स बड़ा करके दिखा रहा है। अगर मैं कहता हूं टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है 20x, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर ये टेलीस्कोप है और वो चंद्रमा है, मैं टेलीस्कोप से चंद्रमा को देख रहा हूं, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से y है, तो टेलीस्कोप से देखने पर मुझे कितनी दूर दिखेगा? y/20 पास आ जाएगा। तो इनके दोनों के वर्किंग में, फंक्शन में ये बेसिक डिफरेंस है। दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, देखोगे सब हेडिंग टाइप्स, टेलीस्कोप में टाइप्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये वो टेलीस्कोप होता है जो अर्थ के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है, क्योंकि ये सीधी इमेज बनाता है। लिखोगे डैश लगाकर, इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, so it is used to see, it forms erect image, so it is used to see the objects on earth, used to see the objects on earth. साइड में एक छोटा सा क्रॉस बना दो या स्टार विद बॉक्स कर दो, ये सिंबल बना दो। जानते हो सिर्फ फैमिली को क्या मतलब है इसका? सिलेबस में नहीं, आपको एमपी बोर्ड का बच्चा है उसके सिलेबस में उसको तैयार कर, नहीं बाकी नहीं, जब मैंने बोला नहीं तो बताया था मेरा, तो बाकी किसी बोर्ड में सिलेबस में नहीं है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। सेकंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डैश, इट फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बना, उल्टा देखेगा, and thus used to see, it forms inverted image and thus used to see heavenly bodies, आकाशीय पिंड देखने से used to see heavenly bodies, क्योंकि सभी heavenly bodies कैसी हैं शेप में? राउंड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उल्टा दिखेगा सीधा। पर अगर अर्थ के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो सीधा देखना जरूरी। मान लो तुम कहीं घूमने गए, वहां पर एक टेलीस्कोप लगा के कोई बैठा है, कुछ पैसे लेकर वो दूर पहाड़ी पे जो स्मारक है वो दिखा रहा है। अगर वो उल्टा दिख रहा होगा तो क्या तुम पैसे देना चाहोगे? तो अर्थ पे हम यूज करेंगे टेरेस्ट्रियल जो सीधा दिखाएगा, और हेवनली बॉडीज को देखने के लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। इसमें मैग्नीफाइंग पावर में ज्यादा मिल जाती है इजीली, मिरर यूज करके भी बना सकते हैं। तो आगे और डिटेल में हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल को, वो सिलेबस में उस पर राइट मार्क कर दो। देखोगे these can be of following two types, ये फिर से दो तरह के हो सकते हैं। These can be of following two types dash, first refracting, made by using
लेंसेस, लेंस इस्तेमाल करके बना, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसको फिर से दो एडजस्टमेंट में यूज कर सकते हैं, नियर पॉइंट एंड नॉर्मल। फिर से एक लाइन, इट कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग टू अरेंजमेंट्स, it can be used in following TWO2 arrangements dash A। अब की बार नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स्ड आई। रे डायग्राम बनाना है तुमको, ऑब्जेक्टिव बड़ा टेलीस्कोप, आईपीस छोटा, सेंटर लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर्स C1 एंड C2। अभी फोकस मार्क करने की जरूरत नहीं है। मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूँ हेवनली बॉडीज को, लाइट कहां से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। तो रेस कैसे आएंगी, पैरेलल। मान लो बड़ी चंद्रमा है और मैं टेलीस्कोप से उसको देख रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है एक्सेस मैच हो जाए, पर परफेक्टली मैच होना मुश्किल है। यानी जो रेज आ रही है अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती तो फोकस पे फोकस कर देते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आएंगी बट पैरेलल होंगी, तो कहां पर फोकस होगी, फोकल प्लेन में। फोकस पर होने की बजाय फोकल प्लेन में। तो मैं कंसीडर करता हूं 3 पैरेलल रेज आ रही हैं, बना लो। ये जो एक ऑप्टिक सेंटर से जा रही है, बाकी तो उसके आसपास हेवनली बॉडी से आ रही है, 3 रेज एक दूसरे के पैरेलल। ऑब्जेक्टिव का जो फोकस है वो यहाँ कहीं है, FO। इससे जाने वाला वर्टिकल प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको कहेंगे इसका फोकल प्लेन। प्लेन की बजाय मैं लाइन से दिखा रहा हूँ, पूरा एक प्लेन है वो। रे डायग्राम बनाने का लॉजिक ये है कि जो ऑप्टिक सेंटर से रे जा रही है वो डेविएटेड स्ट्रेट चले जाएगी। इसको तुम एक्सटेंड कर दोगे टिल फोकल प्लेन, यहाँ एक पॉइंट लगा दो, बाकी दोनों रेज को बेंड करके यहीं पहुंचाओगे। इसका मतलब जो इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज, वो यहां बनेगी फोकल प्लेन में। इमेज का नाम IM। हमें पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज हमको फिर इंफिनिटी पर चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब ये इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी वो इसके फोकस पर हो। तो हम ट्यूब की लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस लेंस को खिसकाते हैं इस तरह से कि इसका फोकस भी यहीं आ जाए, FE, सेम पॉइंट FO, सेम पॉइंट FE, सेम पॉइंट I, तीनों पॉइंट को सेट करते हैं। ऐसे सिचुएशन में यहां से अगर कोई रे जा रही है C2 से स्ट्रेट चले जाएगी अनडेविएटेड, क्योंकि ये इमेज इसकी रेंज में नहीं आ रही, तो पैरेलल रे लेने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सी भी दूसरी रे ले लो, 3 चाहिए 3 भी ले सकते हो, 2 से भी काम चल रहा है, किसी भी एंगल पर लो, आफ्टर रिफ्रैक्शन डेफिनेटली वो इसके पैरेलल जाएगी, जिससे कि अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो भी ये आपस में पैरेलल रहेंगी और मिलेंगे इंफिनिटी पर। तो हम लिख सकते हैं फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। यहां से फिर से तुम्हें जस्टिफिकेशन मिलता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्यों डिफाइन करना है, लीनियर मैग्निफिकेशन से काम क्यों नहीं चल रहा। तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है कि मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन इसलिए चाहिए हमको क्योंकि हमें इमेज का साइज नहीं पता। इमेज का साइज नहीं पता तो एंगल के टर्म्स में ना,
मैग्नीफाइंग पावर। डायग्राम बन गया, वेरियस डिस्टेंसेस मार्क करेंगे, एंगल मार्क करेंगे, फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी आई पीस पर हम मानेंगे उतने एंगल आर्क पर बनेगा, इट इज बीटा। तो अल्फा कहां होगा, थोड़ा सा समझना है अल्फा की। मैं चंद्रमा को टेलीस्कोप से देख रहा हूं, टेलीस्कोप हटा देता हूं, अनएडेड आई, तो अब जो एंगल बनेगा आंख पर वो अल्फा है, नियर पॉइंट की जरूरत नहीं। यहां तुम देखोगे ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पर, इमेज भी इंफिनिटी पर। तो अगर मैं टेलीस्कोप लगा लेता हूं, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव पर जो एंगल बन रहा है और मेरी आंख पर जो एंगल बन रहा है डायरेक्ट दिखने पर, क्या उनमें कोई अंतर होगा? बिकॉज टेलीस्कोप की लेंथ तो नेग्लिजिबल है, तो जितना यहां बनेगा मैं मान सकता हूं उतना ही मेरी आंख पर बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा की दूरी बहुत ज्यादा है। दिस एंगल इज अल्फा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये इधर भी होगा अल्फा, इधर तो नाप नहीं पाएंगे, उधर नाप पाएंगे tan अल्फा। इसमें ज्यादा डिस्टेंसेस नहीं मार्क करनी, बस 3 डिटेल मार्क करनी है। ऑब्जेक्टिव से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस FO, इस पॉइंट से आई पीस तक की डिस्टेंस FE, एंड लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब L, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की डिस्टेंस। डायग्राम इज कंप्लीटेड। छोटा सा डेरिवेशन है वो करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर, यहां तक तो सेम ही है, m थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। यहां फिर से तुम देख सकते हो एंगल छोटे होंगे, क्यों? हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसी की तरफ तो रखेंगे टेलीस्कोप, तो अल्फा जो कुछ भी आ रहा है बहुत छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा, एंगल छोटे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। tan बीटा डायग्राम से देखो कितना आता है, परपेंडिकुलर इज IM, बेस इज FE, IM upon FE, tan alpha IM upon FO, so the result is FO upon FE। मैग्नीफाइंग पावर, एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में तो ऐसे दिया हुआ है, पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज बन रही है इन्वर्टेड, देयर शुड बी नेगेटिव साइन होना चाहिए, जैसे यहां पर लगा था। जस्टिफिकेशन के लिए तुम चाहो तो ये कह सकते हो एक तो कि इन एंगल्स को हमने एक को उधर नापा है, एक को उधर, एक को क्लॉकवाइज सेंस में नापा है, एक को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नापा है, देयर शुड बी अ नेगेटिव साइन, इसको तुम प्रोपेगेट करा सकते हो। या फिर फाइनली तुम क्या सकते हो, एज इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, तो नेगेटिव साइन लगा सकते हो। अच्छा, नहीं लगाते हो तो भी नंबर तो मिल रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लगाया, और लगा देते हो तो भी नंबर मिल रहे, क्योंकि सही में लगना चाहिए। तो दोनों तरह से तुम्हारे हाथ में लड्डू है, खाली लड्डू या रख लिए? हाँ, खराब मत करना, बहुत अच्छे लड्डू होते हैं, छोड़ना मत, एक दाना भी मत बिगाड़ना उसको। हमको अभी नहीं मिले, आपको बाद में मिलेंगे। हाँ, दोस्तों के भी खा लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर डेरिवेशन खत्म हो गया, 3 नंबर में इतना लिखना होता है। इसका सेकंड केस, लाइन खींच दो, बी नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट ब्रैकेट में स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई, जितनी जगह में ये आया है उससे आधा पेज ज्यादा, एडिशनल आधा पेज छोड़कर सीधे रिजल्ट पे आओ। m थीटा इक्वल टू
FO अपॉन FP, यानी जो ये है वो तो होगा ही सही। एडिशनल कुछ डिटेल होगी ब्रैकेट में, जिसको याद रखने का तरीका है, यहाँ क्या था, माइक्रोस्कोप में था 1 प्लस D अपॉन FE, नियर पॉइंट है, यहाँ होगा 1 प्लस FE अपॉन D। कैसे आएगा समझाओ। ये तो रिजल्ट बताया मैंने, खाली क्या करना होगा, क्या चेंजेस इस डायग्राम में। ये पीछे वाला हिस्सा बताओ दूर करेंगे इस लेंस को या पास? हाँ, इसको पास करेंगे। इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट जब होता है तब लेंस मैक्सिमम होती है। ये जब तुमने लिखा था इसके साथ साथ रेफरेंस में लेंथ भी लिख दो, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब कितनी आ रही है, FO प्लस FE, दिस इज मैक्सिमम लेंथ। जो मेले से तुमने दूरबीन खरीदी काली वाली, जिसमें नट को घुमाने पर दो एडजस्टमेंट, लेंस दूर बाहर निकल जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, तो बाहर निकल रहे हैं तब तुम देख रहे हो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब तुमने उसको ऐसे एडजस्ट किया कि लेंस अंदर चले गए, दोनों के बीच की दूरी कम हो गई, तब मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, वो होगा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन ज्यादा, नॉर्मल में कम। तो इस डायग्राम में चेंज ये होगा कि पीछे वाला हिस्सा माइक्रोस्कोप जैसा होगा जैसा तुमने बना था नियर पॉइंट। जैसे ही मैं इसको पास लाऊंगा, FE इधर चला जाएगा, इमेज आई वहीं पर है जहाँ की इमेज IM आ जाएगी FE और C2 के बीच, FE और C2 के बीच आ जाएगी, तो ये रेज कन्वर्ट होंगी यहाँ पर, फाइनल इमेज बनेगी नियर पॉइंट पर। इतना खिसकाएंगे कि फाइनल इमेज बन जाए 25 सेंटीमीटर। तो ऐसा तो डायग्राम बनाना है। फिर जब तुम ये कैलकुलेट करोगे बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा की कैलकुलेशन होगी, उसमें अननोन u वगैरह आएगा, तो उसको खत्म करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए आधा पेज एक्सप्रेशन हुआ है, तो लेंस फॉर्मूला लगाओगे, उससे फिर एक्सप्रेशन आएगा 1 प्लस FE बाय D। अपने आप करके देखो। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पे एक अलग तरह का सवाल आता है। टेलीस्कोप बनाना भी सिखा रहा हूं मैं तुमको, पर वो सवाल देख लो पहले। तुमसे कहते हैं कि तुमको 4 लेंस दिए गए हैं, देयर आर 4 lenses are provided to you। या तो उनकी फोकल लेंथ देते हैं या तो पावर देते हैं। मान लो फोकल लेंथ दी हुई है, ये 4 लेंस है 1 2 3 4, इनकी जो फोकल लेंथ है रेस्पेक्टिवली वो है, पहले वाले की है 100 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की 50 सेंटीमीटर, तीसरे वाले की 10 सेंटीमीटर, चौथे वाले की 5 सेंटीमीटर। फिर अपर्चर भी दिया हुआ है, अपर्चर डायमीटर। जैसे ये लेंस है, इसका अपर्चर क्या होगा, पार्ट एक्सपोज टू एयर। अपर्चर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इनमें से कौन से 2 लेंस चुनोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए, और क्यों? किससे ऑब्जेक्टिव बनाओगे, किससे आईपीस? में से जो भी कॉन्फिडेंट है हाथ ऊपर करो, जवाब दो। माइक्रोस्कोप बनाने के लिए कौन से 2 लेंस चुनोगे, किससे ऑब्जेक्टिव, किससे आईपीस, क्यों? हाँ बोलो। फर्स्ट एंड फोर्थ फॉर माइक्रोस्कोप, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। माइक्रोस्कोप बनाना है तो 3 एंड 4, किससे ऑब्जेक्टिव, किससे आईपीस? थर्ड और फोर्थ। आईपीस किसका बनाए, तीसरे को या चौथे को? चौथे को आईपीस बनाओगे माइक्रोस्कोप में, गलत जवाब। माइक्रोस्कोप में आईपीस बड़ा होता है, ठीक है? क्यों बनाया हमने इससे? माइक्रोस्कोप अगर बना रहे हैं, हम चाहते हैं मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा से ज्यादा। तुम देख रहे हो FO FE दोनों का डिनोमिनेटर में, तो FO FE मिनिमम होने चाहिए। तो मिनिमम FO FE किसके हैं, मतलब मिनिमम फोकल लेंथ किसकी है? 3 और 4। अगर पावर दी हुई होती है तो पावर रेसिप्रोकल होती है, तो हम चुनते हैं हाईएस्ट पावर।
इनकी पावर सबसे ज्यादा होती है। तो हमने इन दोनों को चुना माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव हम जानते हैं माइक्रोस्कोप में छोटा होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे 4 को, आईपीस बड़ा होता है इसलिए बनाएंगे 3rd को आईपीस। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछना है। टेलीस्कोप बनाने के लिए कौन कौन से लेंस चुनोगे और क्यों? हाथ ऊपर करके बताओगे, ऐसे नहीं बताओ। हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर नाउ। किससे ऑब्जेक्टिव, किससे आईपीस? ऑब्जेक्टिव फर्स्ट से आईपीस, फोर्थ। रीजन इज क्वाइट क्लियर, मैग्नीफाइंग पावर है FO अपॉन FE, ज्यादा से ज्यादा मिले इसके लिए हमको FO हाईएस्ट चाहिए 100, FE लीस्ट चाहिए सबसे छोटा। हाँ, फोर्थ लेंस, तो उसको आईपीएस बना देंगे, उसको ऑब्जेक्टिव। तो कितनी मिलेगी मैग्नीफाइंग पावर? 20x। प्रैक्टिकली तुम इसे बना सकते हो। अगर तुम इसे बनाते हो तो ट्यूब की लेंथ कितनी चाहिए? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट 100 प्लस 5। अगर उसका अपर्चर कम है तब तो तुम्हें 2 अलग अलग साइज की ट्यूब बनानी पड़ेगी, बट प्रैक्टिकली अगर तुम बाजार में ढूंढने जाओगे ये लेंस तो तुम्हें ये मिल जाएंगे 100 सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर वाला। पर एक प्रॉब्लम आएगी, दोनों का जो डायमीटर होगा, अपर्चर होगा, सेम मिलेगा। तो अब इससे टेलीस्कोप बनाना है 100 रुपए के खर्चे में और 15 मिनट टाइम इन्वेस्ट करके टेलीस्कोप को बना सकते हो। कैसे बनेगा? बाजार से एक शीट खरीदो, ड्राइंग शीट बड़ी वाली, चार्ट पेपर, तुम्हारी पसंद का कलर ले सकते हो, काला, पीला, गुलाबी, सफेद, जो मर्जी, हरा। उसमें लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबाई की पट्टी अलग काट लो, इसके 2 टुकड़े कर लो। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड रिमेनिंग बड़ा वाला पार्ट इज थर्ड। डबल साइडेड टेप चाहिए, कुछ रबर बैंड चाहिए। लेंस लो, लेंस की सर्कमफ्रेंस पे डबल साइडेड टेप लगाओ, फॉर्म वाली जो टेप होती है पीले रंग का कागज पे चिपकाओ। दूसरी साइड से कागज हटाओ, वहां से भी चिपचिपा हो गया, लेंस की ग्रिप बन गई, लेंस इसमें पकड़ में आ गया। अब लेंस को इस कागज पे रख के कैलेंडर की तरह रोल कर दो, एक ट्यूब मिल जाएगी, रबर बैंड लगा दो, तुम्हें एक ट्यूब मिल गई जिसके एक एंड पर ये लेंस है। दूसरे लेंस को इस कागज में लपेट के दूसरी ट्यूब बना लो, रोल करके दोनों ट्यूब को ऐसे रखो कि लेंस है किनारों पर। अब बीच में ये बचा हुआ कागज नाप चौक कर लो, नापने के बाद ये टोटल लेंथ कितनी चाहिए? 105। ये कागज नीचे रखकर इन दोनों ट्यूब के साथ उसको रोल करो, रबर बैंड लगा दो, वो एक्सियल स्लाइडिंग अरेंजमेंट बन गया। किसका जा सकता है ट्यूब को एक दूसरे में। जब तुम 105 रखोगे के नॉर्मल एडजस्टमेंट, तुम्हें चाहिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, थोड़ा सा किसका उसको अंदर देखते देखते तुम्हें पता चलेगा मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, एक जगह मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर इमेज खराब दिखेगी, फोकस आउट ऑफ फोकस चले जाएगी। जहां पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिल रहा है, साफ दिख रही है इमेज, वो क्या है? नियर पॉइंट एडजस्ट। बच्चे बना लेते हैं टेलीस्कोप बड़ी आसानी से, पर एक शिकायत करते हैं, फोन करके बोलते हैं सर इसमें तो उल्टा दिख रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल है, उल्टा ही दिखेगा। तो ये शिकायत मत करना अगर बनाओ। Second type, the refracting thumb. Now, second, reflecting L. न्यूटन ने बनाया, कैसे ग्रे ने बनाया। प्रेजेंट एनसीईआरटी में वो टेलीस्कोप है जो वैज्ञानिक जिसका नाम है कैसे ग्रे, उसने बनाया। पुरानी एनसीईआरटी में था न्यूटन का बनाया हुआ न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तुम्हें दोनों ही बनाना सिखा रहा हूं, दोनों बहुत आसान है। अगर एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं आता स्पेशली कि लेंस यूज करके बनाओ या रिफ्रैक्टिंग, तुम्हारी मर्जी क्या आसान लगता है तुम ये बना सकते हो पूरे नंबर में। तो न्यूटन ने जो टेलीस्कोप बनाया काफी बड़ा था, बड़े से हॉल की दीवार पर उसने एक कॉनकेव पैराबोलिक मिरर लगाया जो एडजस्टेबल था, उसका एक्सेस चेंज कर सकते थे। पुली
रोप सिस्टम से, और सामने की दीवार खुली थी, वहां से लाइट आकर उस मिरर पे गिर रही थी, छत का हिस्सा खुला हुआ। तो लार्ज कॉनकेव पैराबोलिक, पैराबोलिक क्यों बता सकते हो शायद? टू कंपेंसेट और टू अवॉइड स्फेरिकल एब्रेशन, उस डिफेक्ट से बचने। एज ऑब्जेक्टिव, मिरर F1 काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव का। इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, हेवनली बॉडी से पैरेलल रेज, ये मिरर उन रेज को फोकस करेगा, इसके फोकस है। हमारे पास तीन तरीके इमेज को देखने के, या तो तुम एक केबल लटकाओ, इसके फोकल प्लेन में वहां एक आदमी बैठ जाए, ऑब्जर्वर डायरेक्टली देख लो, ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। दूसरा तरीका मॉडर्न मेथड भी मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज में, यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे और स्क्रीन पे देख लेंगे। तीसरा तरीका एक प्लेन मिरर लगा देते हैं, ये प्लेन मिरर इन रेज को 90 डिग्री पर बेंड कर देता है। हम चाहे तो मोनोप्रिज्म भी लगा सकते हैं, वो भी 90 डिग्री पर बेंड करता है। 90 डिग्री पर बेंड करके यहाँ पहुंच जाता है जहां पर हम एक आईपीस की मदद से, वेल डिजाइंड आईपीस। व्हाट इज एन आईपीस? कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली। उससे इसको देख लेते हैं। आईपीस का एक्सेस होगा इंस्ट्रूमेंट के एक्सेस के परपेंडिकुलर। तो अगर इसका छोटा वर्जन होगा तो कैसा दिखेगा समझाता हूँ, और आईपीस भी समझाता हूँ। तुमने देखा होगा मोबाइल ठीक करने वाले और बड़े ठीक करने वाले एल्यूमिनियम की टोपी से हाथ में पहन लेते हैं, छोटे पुर्जों को देखते हैं, उसको कहते हैं ऑक्यूलर, जो आंख में फिट हो जाता है उसको कहते हैं ऑक्यूलर। वास्तव में सिंगल लेंस की बजाय जो अच्छी क्वालिटी के आईपीस या ऑक्यूलर होते हैं, वेल डिजाइन, इनके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक्रोमेटिक, डबलेट, या होते हैं एस्टिग्मेटिक लेंसेज। यानी एस्टिग्मेटिक हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें एस्टिग्मेटिज्म जो डिफेक्ट है वो कंपेंसेट करता है। जैसे तुमने प्रिज्म के लिए पढ़ा था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, दो या दो से ज्यादा प्रिज्म को कंबाइन करें। ऐसे हम दो या दो से ज्यादा लेंस को कंबाइन करके क्रोमेटिक एब्रेशन डिफेक्ट को खत्म कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्रोमेटिक डबलेट, दो लेंस यूज करते हैं। एस्टिग्मेटिक लेंसेज, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। तुमने गौर किया होगा जो हाई मैग्नीफाइंग पावर वाली दूरबीनें आती हैं, इनके लेंस व्हाइट नहीं होते हैं, कलरफुल होते हैं, गुलाबी रंग के, नीले रंग के, हरे रंग के। याद आ रहा है? तो ये विशेष कलर जो है वो उसकी वजह से है कि उसमें हमने कोई डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कॉम्बिनेशन यूज किया है। अब इसका विजुअलाइजेशन देखो, एक्चुअल में जो छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी पिक्चर में देखने को मिल जाएगा। एक पाइप है, इमेजिन करो, यहाँ पे पाइप का मुंह इधर से खुला है, पीछे पाइप में कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, कॉनकेव पैराबोलिक मिरर। इस पाइप में साइड में ट्यूब है, इस मिरर के आगे हम प्लेन मिरर लगा हुआ है जो रिफ्लेक्ट करके इमेज को इधर भेज रहा है। मैं साइड ट्यूब से देख रहा हूँ, मुझे कहाँ का दिखेगा? उधर व्यू। जैसे मैंने तुम्हें पहले एक पिक्चर बताई थी कम्युनिकेशन पढ़ाते वक्त कि देख लेना, डॉक्टर डूलिटल, 3 पार्ट बने, 1, 2 एंड 3, अच्छी पिक्चर देख सकते हो। ऐसे फिर बता रहा हूँ, 3 पार्ट में बनी है, यानी 3 पार्ट बने, अलग अलग स्टोरी तीनों में। द गॉड मस्ट बी क्रेजी, द गॉड मस्ट बी क्रेजी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, वो तुम देख सकते हो, उसका यूज हुआ है। नेक्स्ट है, इसके नीचे लिख देना, नीचे ऊपर न्यूटोनियन। अगला है कैसे ग्रेन, प्रेजेंट एनसीईआरटी में कैसे ग्रेन। अगर ये नाम तुम याद रखना चाहते हो तो मैं एक इंटरेस्टिंग इवेंट एसोसिएट कर देता हूँ, कैसे ग्रेन तुम्हें नाम याद हो जाएगा, बोलोगे नहीं। तुम्हारे दादाजी वाली जो पीढ़ी रही उसमें सभी लोग नया अनाज जब आता था तो गेहूं खरीद के लाते थे, जितनी उनकी खपत होती थी उसके हिसाब से 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी स्टोर करते थे घर में, उसको साफ किया जाता था, फिर पिसवाया जाता था आटा। अभी वाली जो जनरेशन है वो डायरेक्टली पिसा आटा बाजार से खरीदती है, स्टोर करने के चक्कर में नहीं पड़ता। तो उस टाइम जब ये गेहूं लाया जाता था, पास वाले पड़ोसी भी गेहूं ला रहे हैं, हम भी गेहूं ला रहे हैं, तो एक उत्सुकता होती थी, जिज्ञासा होती थी जानने की कि उनका गेहूं हमारे से
अंदर है या कैसा है। तो वहां जाकर बोलते थे भाई आपका सैंपल दिखाओ गेहूं का कैसा है, गेहूं अनाज ग्रेन कैसे कैसे ग्रेन। कॉन्केव मिरर विद होल, जैसा कि मिंट विद होल, और मॉडर्न फिजिक्स में तुम पढ़ते हो एनोड विद होल, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते, बीच में इसमें छेद है, जो रेज आ रही है इंफिनिटी से उनको रिफ्लेक्ट करेगा। ये हो गया मिरर M1। हम यहाँ पर एक और मिरर यूज करते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है M2। तुमने अभी तक पढ़ा है सीखा है कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, ठीक है, या ध्यान से देखकर बताना क्या डाइवर्ज कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है। यहां पर आईपीस लगाते हैं और इसकी मदद से इमेज देखते हैं। एक्चुअल में वो अपनी चाह में डाइवर्ज ही कर रहा है, पर हो कन्वर्ज गया। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, दिखाते पिक्चर में भी दिखाते हैं कि करने की कोशिश, बुराई करने की कोशिश करते हैं, हो जाती है भलाई, तो वैसा कुछ हुआ है। तो ये स्पेशल केस जिसमें कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग इफेक्ट दे रहा है। ये कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, इसमें उसमें अंदर इसमें एक्सिस परपेंडिकुलर आईपीस और इसमें सीधे सीधे देख सकते हैं, यहां से सीधे सीधे देख, दोनों का एक्सिस सेम। एक सवाल जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर में, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी पूछे जाएगी, तुमसे पूछते हैं ये दोनों तरह के जो टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग, किसको प्रेफर करेंगे और क्यों, विच वन इज बेटर एंड व्हाई। तुम्हारे पास व्हाई का जवाब भी होना चाहिए। सब हेडिंग कंपैरिजन स्टार करके इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। अच्छा, इन टेलीस्कोप्स के लिए फॉर्मूला वही वैलिड है F(1)(F)। नॉर्मल एडजस्टमेंट हम यूज करते हैं। तो कंपैरिजन जब तक लाइट आ जाती है तब तक सुन लो, फिर बाद में लिख लेंगे। मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा, है ना, 1 2 3 4, तो मैं पहले बोल देता हूं। अगर मैं मिरर यूज करके टेलीस्कोप बनाता हूं, जैसा कि दुनिया के ज्यादातर टेलीस्कोप जो बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर माउंटेड हैं, वो मिरर वाले टेलीस्कोप हैं। मिरर वाले टेलीस्कोप में इमेज की इंटेंसिटी हमको ज्यादा लगती है, क्योंकि ये मिरर मेटेलिक मिरर होते हैं जो फ्रंट फेस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो इमेज की इंटेंसिटी लेंस वाले टेलीस्कोप से ज्यादा लगती है। ठीक है, पहला पॉइंट। In case of reflecting type telescope, the intensity of image is greater. Intensity of image is greater compared to refracting type. Compared to refracting type. सेकेंड, तुम जानते हो लेंस सिस्टम में 5 डिफेक्ट के नाम तुमने लिखे थे, स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टॉर्शन, कॉमा। लेंस से अगर टेलीस्कोप बनाएंगे तो वो सारे डिफेक्ट उसमें आएंगे। मिरर में सिर्फ एक ही स्फेरिकल एब्रेशन, उसको खत्म कर सकते हैं कॉनकेव की बजाय, स्फेरिकल की बजाय पैराबोलिक यूज लिखोगे। सेकंड पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, reflecting type telescope made by using parabolic mirror is free from
defects, is free from defects, but refracting type telescopes suffer a number of defects present in lens system. Number of defects present in lens system. Third point, it is easier to hold, पकड़ना and mount, लगा. It is easier to hold and mount mirrors compared to lenses. It is easier to hold and mount mirrors compared to lenses. कैसे? अगर लेंस है तो पकड़ने के लिए सिर्फ सर्कमफ्रेंस है, और अगर मिरर है तो जो बैक साइड है वहां से सपोर्ट दिया जा सकता है. अगर मेटल है तो बड़े बड़े कुत्ते बैठ करते हैं उसको होल्ड करने के लिए. अगला पॉइंट, इट इज चीपर, सस्ता है. इट इज चीपर टू मैन्युफैक्चर ए मिरर कंपेयर टू लेंस. It is cheaper, सस्ता पड़ता है to manufacture a mirror compared to lens with same optical properties. दोनों के optical properties similar है, पर बनाना सस्ता क्या पड़ेगा? मिरर को बनाना सस्ता पड़ेगा, लेंस को बनाना महंगा पड़ेगा. और same optical properties या of same optical. लास्ट एक पॉइंट और लिख लो, इसको समझेंगे हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद. रिजोल्यूशन जब पढ़ेंगे, रिजॉल्विंग पावर थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की थी रिजोल्यूशन में. In case of reflecting telescopes, because of large size of mirrors, resolving power लिख सकते हो, resolution लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी वर्ड. resolving power is greater. ये रिजॉल्विंग पावर अपर्चर पे डिपेंड करती है. ऑब्जेक्टिव हम जितना बड़ा बनाएंगे तो मिरर के केस में ज्यादा बड़ा मिरर बनाना इजी है, लेंस के केस में नहीं है. तो अब तक तुम समझ गए होंगे कौन सा टेलीस्कोप प्रेफर करेंगे. रिफ्लेक्टिंग मिरर वाला. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट रे ऑप्टिक्स. कल पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स. स्टार्ट करेंगे. कल सोच के आना कि तो वो कैसे पढ़ना है. संडे को एक्स्ट्रा 4 घंटे आकर वेव ऑप्टिक्स खत्म कर लेना है, या फिर आगे की क्लास में मंडे ट्यूसडे 1-1 घंटा पढ़ोगे. अब वेव ऑप्टिक्स में 4 हिस्से हमको अलग-अलग पढ़ा सकता है, समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. पहला हिस्सा आइगन प्रिंसिपल, दूसरा इंटरफेरेंस, तीसरा डिफ्रैक्शन, चौथा पोलराइजेशन. 2 लेक्चर लगेंगे आइगन के लिए, एक लेक्चर इंटरफेरेंस का, एक लेक्चर डिफ्रैक्शन का, एक पोलराइजेशन का. 5 घंटे चाहिए. तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें कोई आवड़-तोड़ नहीं. दिवाली के बाद 4, 5, 6 3 क्लास वहां मिल जाएगी. तो चाहो तो ये पीछे के जो है डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन दिवाली के बाद कर सकते हो. आइगन प्रिंसिपल अभी हो जाएगा सोमवार मंगलवार. मान लो तुम्हें से कोई जा रहा है तो बीच वाला पार्ट बाद में आके भी कर सकता है, देखकर भी कर सकता है. परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. तुम चाहोगे तो संडे को